अभी हम लोग स्टोर पर बात कर रहे थे। तो स्टोर में हमें सारी चीज़ों का क्लासिफिकेशन करना है कि हमें किस तरह से सामान को वहाँ पर रखना है। जैसे मैंने बताया आपको कि टूल स्टेकर्स को रखना है, फिर उसके बाद में रोज़मर्रा में यूज़ होने वाली चीज़ों को रखना है। उसके साथ साथ हमें ये देखना है कि कई तरह की ऐसी फिटिंग्स होती हैं जिनको हम लोग पहले कंसील्ड पार्ट लगाते हैं। वो कंसील्ड पार्ट लगने के बाद उसका एक्सपोज पार्ट हमें मिलता ही नहीं ढूंढ करके जब वो लगाना होता है, तो हम उसको भी प्रॉपर तरीके से किसी ट्रंक में लॉक एंड की में रखें। इन चीज़ों को भी हमें इंश्योर करना चाहिए। फिर इसके बाद जब हमने स्टोर का अपना मैनेजमेंट कर लिया, तब उसके बाद आता है वर्कशॉप। हमें वर्कशॉप भी अपना एक सेट करना चाहिए कि कहाँ पर हमने किस तरह की चीज़ें रखी हैं, कहाँ पर हमने थ्रेडिंग के लिए अरेंजमेंट बनाया है, कहाँ पर हम उसकी ग्राइंडिंग करते हैं, कहाँ पर हमने बेंच ड्रिल मशीन लगाई है। ध्यान रहे कि हम लोग कई बार बेंच ड्रिल मशीन को यूज़ नहीं करते, जो एक ख़राब प्रैक्टिस है। हमें बेंच ड्रिल मशीन का यूज़ भी करना चाहिए। माइक्रोफोन तो नहीं बंद है। बेंच ड्रिल मशीन का भी हमें प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। इस सब के बाद जब हमने अपना साइट ऑफिस, स्टोर्स और वर्कशॉप को मैनेज कर लिया, इतनी सब चीज़ें हो गई। अब एक बार फिर से हम रिव्यू करते हैं कि हमने क्या क्या कर लिया। हमने साइट को इन डेप्थ विजिट कर लिया, अपनी ड्राइंग्स को देख लिया, अपने बीओक्यू को पूरी तरह समझ लिया, उसके मेक्स, मटेरियल्स को देखा। फिर हमने अपना साइट ऑफिस, स्टोर और वर्कशॉप का अरेंजमेंट कर लिया, टूल स्टेकर्स को देख लिया, सारे तरह के मटेरियल्स के बारे में हमने समझ लिया। अब आती है बात बीओक्यू की एक एक आइटम को समझने की कि उन आइटम्स को हमें कैसे, किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। उसके लिए सबसे पहले हम बीओक्यू को पूरी तरह से पढ़ें। साइट के इंचार्ज की ये ड्यूटी होनी चाहिए कि वो अपनी पूरी टीम को बिठाएं, प्रोफेशनल मैनर में अपनी टाइम निकालें, बीओक्यू के सबहेड नंबर 1 की आइटम नंबर 1 से डिस्कशन शुरू करें। सारे लोगों को सेम पेज पर रखते हुए एक एक आइटम पर डिस्कशन करेंगे। भाई आप ये देखें, ये फ्लैट बैक बेसिन का आइटम है और इसमें फ्लैट बैक बेसिन इस साइज़ का लगेगा, इसके ऊपर मिक्सर या पिलर कॉक इस तरह का लगेगा, इसका कनेक्शन बॉटल ट्रैप के साथ या डायरेक्ट सेमी रिजिड या रिजिड वेस्ट पाइप के साथ होगा। इन सभी चीज़ों का, इन सभी एक्टिविटीज़ में होने वाली प्रोसेसेस को पूरा इन डेप्थ डिस्कस करें। अगर कहीं पर कोई डाउट है तो उसको नोट करें और मेरे साथ उसको ज़रूर से ज़रूर डिस्कस करें। उसके लिए किसी भी तरह का शॉर्टकट लिया जाना हमें बाद में दिक्कत करता है। तो हम ये सब चीज़ें समझ लें। जब पूरी टीम इसके लिए सारी कुछ चीज़ें समझ चुके, हमें साथ में जो अपना डॉक्यूमेंटेशन है उसका भी ध्यान देना है कि हमें कई बार उनके मेक्स की अप्रूवल करानी होती है, उनकी टेक्निकल डेटा शीट्स की अप्रूवल करानी होती है, वो सारा सबमिशन करना है, सैम्पल्स की अप्रूवल करानी होती है। ये सब चीज़ें भी साइड बाय साइड हों। फिर आपका सबसे अहम, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वर्कर्स को बताना, वर्कर्स को प्रॉपरली ट्रेन करना। आपके पास कुछ नए लोग होंगे, कुछ बहुत पुराने टाइप के फिटर्स भी होंगे जो बहुत सारा काम, कई सालों का अनुभव लेकर के बैठे हुए। लेकिन मेरा आपसे ये कहना है, इस बात को आप लोग बहुत गंभीरता से सुने कि सभी वर्कर्स को इकट्ठा करें, अटेंडेंस लें। उसके बाद उनको सबसे पहले उनकी अपीयरेंस पर ध्यान दें। उन्होंने किस तरह से कपड़े पहने, कैसे कपड़े पहने हैं डजंट मैटर, किस तरह से पहने, साफ सुथरे कपड़े पहने हैं, उनकी लुक्स कैसी, उनके हेयर कट्स, उनके नाखून गंदे काले हो रहे हैं तो उनको आप प्लीज़ पोलाइटली उनको कहें कि आप लोग अपना हुलिया ठीक करें, क्योंकि आप लोग स्किल्ड लोग हैं। उसको, उन सबको इसके लिए प्रोत्साहित करें। बिकॉज ये जो कोरोना और कोविड-19 वगैरह का टाइम है, इसके बाद हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए कंप्लाई करना पड़ेगा, तो उसका ही ये एक हिस्सा होगा। उनकी भी जो जीवन शैली है उस पर भी हमें ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले वो लोग अपने आप को थोड़ा सा दुरुस्त करें, वो ठीक ठाक करें। आगे मैं आप लोगों की राय से ये भी कोशिश करूँगा कि अगर उनके लिए किसी तरह की यूनिफॉर्म, जैसे डोंगरी टाइप की चीज़ें होती हैं जिसमें वो टूल्स भी रख सकते हैं, तो वैसी कुछ चीज़ें अगर इंट्रोड्यूस करी जा सकी तो वो भी कोशिश करने की करेंगे। यहाँ उनकी जनरल अपीयरेंस के बाद दूसरी चीज़ है, ये सभी पॉइंट्स आप लोग नोट करेंगे। जनरल अपीयरेंस के बाद दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है उनका अपना बिहेवियर और एटीट्यूड।
इसके बारे में भी उनसे बात करें कि आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, लोगों के साथ बिहेवियर ठीक हो, एटीट्यूड सॉफ्ट हो, और आप उन सभी के जो शपथ पत्र के जो फॉर्मेट्स बनाए गए हैं वो भरेंगे, उनके साथ में उनके जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको साथ साथ ही लगाएंगे, जिससे कि बाद में पीएफ या इस तरह की कोई भी समस्या दोबारा नहीं खड़ी होगी। पहले ही दिन से उनके सारे कागज़ों को आप ऑफिस में शेयर करेंगे और हर हालत में एक कॉपी अपने पास रखेंगे। इस बात को आप लोगों को इंश्योर करना ही है और इसमें किसी भी तरह की कोई गलती, कोई भी लापरवाही, कोई भी शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। तो जनरल अपीयरेंस के बाद उनके बिहेवियर एंड एटीट्यूड को ध्यान देंगे, उनको इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे कि वो लोग ठीक दिखें, ठीक तरह से बिहेव करें, ठीक तरीके से उनका एटीट्यूड हो। उसके बाद उनको ये भी ज़रूर कहेंगे कि आप जब आपको किसी दिन काम पर नहीं आना है, छुट्टी करनी है, तो उसके लिए पहले प्रॉपर तरीके से स्टाफ के साथ बात करके उसकी राय से, उसकी परमिशन से ही ऐसा करें। इससे एक दूसरे के प्रति विश्वास पैदा होगा। उनकी व्यक्तिगत समस्याएं भी आप ज़रूर सुने और सुन करके उनको हल करने के लिए भी अपने आप को जिम्मेदार बनाएं, क्योंकि जब आप उनकी समस्याएं सुनेंगे, उनको जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे, तो वो लोग भी आपकी बातों को समझेंगे। इन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। इस सब के बाद आप उनसे कामों को डिस्कस करें। आप उनको सभी तरह के टूल्स टैकल्स को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दें। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आप लोगों को पहले वो ट्रेनिंग लेनी है, तो उसके बाद उन सभी को भी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दें। उसके लिए प्रॉपरली समय निर्धारित करें और उस समय में उन लोगों को इस पर ट्रेनिंग दें। अपने सामने देखें कि कौन क्या पोटेंशियल किसके अंदर है। आपने जो लिस्ट बनाई है अटेंडेंस की, उसके सामने उनकी स्कोरिंग कर सकते हैं उनकी जानकारी के आधार पर। कौन अच्छा कर रहा है, किसको और कुछ सीखने की ज़रूरत है। अगर कोई सीखना चाहता है तो उसको आप ज़रूर प्रोत्साहित करें। जब टूल्स टैकल्स की आप ट्रेनिंग दे लें, उसके लिए अगला दिन निर्धारित करें कि हर तरह के सामान, हर तरह की फिटिंग, CPVC पाइप उसकी फिटिंग्स, MS पाइप उसकी फिटिंग्स, GI पाइप उसकी फिटिंग्स, इस तरह के सैनिटरी फिटिंग्स, CP फिटिंग्स, सभी तरह की सारी फिटिंग्स निकलवाएं और उनको उसके बारे में बताएं। पहले और अब के कामों में बहुत फ़र्क आया है। पहले के जो काम होते थे उसमें GI पाइप चूड़ी काटना, CI पाइप कॉकिंग करना बड़ा मुश्किल होता था। आज की तारीख में ये सारी चीज़ें नई टेक्नोलॉजी के साथ काफ़ी आसानी से फिक्स होती हैं। तो इस पर ट्रेनिंग देना और इनको सीखना आसान होता है। ऐसा करके आप हेल्पर्स को भी आगे ला सकते हैं। ये आपका सबसे बड़ा सोशल सर्विस का उदाहरण होगा। तो आप ऐसा भी करने की कोशिशें करें। जब वो सब सारी तरह के सामानों को भी जान लेते हैं, उसके बाद फिर आप उनको उनका वर्क प्लेस दिखाएं, साइट पर ले जाएं, उनको दिखाएं कि आपको इस टॉयलेट के अंदर काम करना है। ये बाहर वाटर लेवल एक मार्क्ड है फ्लोर का, उसको किस तरह से अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा। ध्यान रहे कि टॉयलेट्स 15 से 20 mm ऑर्डिनरी फ्लोर से डाउन रहते हैं। फिर उसके बाद उसमें स्लोप भी होता है, अदरवाइज़ हमारे सारे फिक्चर्स ऊपर हो जाते हैं, ऊंचे हो जाते हैं। आपको उनको बिल्कुल ठीक ठीक बताना है कि WC की हाइट 400 mm ही रहेगी, वॉश बेसिन का टॉप 800 mm ही रहेगा। इस तरह की सारी जानकारी उनको ठीक से आप पहले देंगे। उनको जो जगह आप दे रहे हैं उसको पहले साफ़ किया जाना चाहिए, प्रॉपर तरीके से उसमें लेआउट किया जाना चाहिए। आपके वर्कर को पता होना चाहिए कि इसमें जो सपोर्ट लगेगा उसमें फास्टनर कितने mm का लगेगा, टाई रॉड कितने mm की लगेगी, फास्टनर्स दो के बीच में डिस्टेंस कितनी रहेगी। इन सभी चीज़ों का आपको बताना है। एक बात और ध्यान रखें कि जो मॉकअप बनाते हैं वो मॉकअप हमेशा आप फर्स्ट फ्लोर पर बनाएं, जिससे कि उसकी जो पाइपिंग है, सेकंड फ्लोर की पाइपिंग उसकी सीलिंग में आ जाए, फर्स्ट फ्लोर की पाइपिंग उसकी सीलिंग में आ जाए, तो सारी कुछ चीज़ों को एक बार में क्लियर किया जा सके। नहीं तो क्या होता है कि जिस टॉयलेट को हम बना रहे हैं उसकी सीलिंग में हम पाइपिंग कर देते हैं, फिर बाद में जब दूसरे टॉयलेट की पाइपिंग उसमें हैंग होती है तो वो सभी पाइप्स हमें काटने पड़ते हैं। ये सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम लोग रिपीटेडली करते जाते हैं, हम ठीक नहीं करते। तो इनको हम ठीक करें। गीज़र कहाँ पर लगना है वो ध्यान दें, उसके लिए स्पेस क्रिएट करें। कई बार मैंने देखा है कि गीज़र लगा रहे हैं, गीज़र लगाने का स्पेस जहाँ पर बचा है वहाँ से आपके दोनों ही इनलेट एंड आउटलेट पॉइंट्स काफ़ी दूर होते हैं, तो उसकी वजह से आपको लंबे पाइप्स लगाने पड़ते हैं जिसका आपको पेमेंट नहीं मिलता है, जो वैसे भी
जनरल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के हिसाब से ठीक नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को भी आप ध्यान दें। चीज़ कितनी चौड़ी कटनी है, कितनी गहरी कटनी है, इसको भी आप पहले ही दिन में ध्यान दें। उसके अंदर क्लिप्स कैसे लगनी है उसका भी आप ध्यान दें। और शाम को जब काम ख़त्म होता है, आप उस वर्कर के साथ अपने काम को पूरा अच्छे तरह से इंस्पेक्ट करें। वाटर लेवल के हिसाब से, फ्लोर लेवल के हिसाब से आपका सारा पॉइंट्स का हाइट सभी कुछ ठीक है या नहीं है, लोकेशन उनकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सारी लोकेशंस वो ठीक आई हैं या नहीं आई हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं उनको प्रॉपर्ली क्लोज किया गया है कि नहीं। मैं देखता हूँ कि सभी पी ट्रैप्स 100% क्लोज चोक हो जाते हैं, वो चोक नहीं होने चाहिए। आप उसके अंदर प्रॉपर तरीके से अगर एंड कैप लगाना है तो एंड कैप लगा के क्लोज करें। ये जिम्मेदारी हमारी होनी ही चाहिए। इन सब बातों को हम ध्यान रखें। जो हमने एक जगह गलती करी वो दूसरी जगह ना हो। अगर सीलिंग एंड पाइपिंग है तो ये देखें कि वाटरप्रूफिंग जो होल है आपका, वो होल प्रॉपर्ली सील हुआ है कि नहीं, वाटरप्रूफिंग उसकी प्रॉपर्ली हुई कि नहीं, पॉइंटिंग टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ। नहीं तो ये ब्लेम बाद में आपको आता है। तो ये सभी चीज़ें वर्कर की प्रेजेंस में करें। अगर उसके काम में अच्छा किया है तो आप उसको प्रोत्साहित करें, एनकरेज करें, उसको स्पीड बढ़ाने घटाने के लिए बोलें। उसका जो वर्क डन है, जो आउटपुट है, उसको मेज़र करें, प्रॉपर तरीके से उसकी मेज़रमेंट लें। और अगर कोई कमियां हैं तो उसको उसके बारे में बता करके उसी समय ठीक करवाएं। ये आप लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसको आप इंश्योर करें, आपके लेवल पर ये हो। आपको इस बात का प्रण लेना है कि किसी भी तरह से कामों में कोई रिवर्किंग नहीं होगी। ये सारी चीज़ें करने के बाद वहाँ पर जो जिस एरिया में आपने काम किया है, बचे हुए सामान को वापस लाया जाना चाहिए। उस एरिया की प्रॉपर तरीके से हाउसकीपिंग की जानी चाहिए। जो सामान स्टोर से इशू होगा उस सामान को कैसे कैरी करना है, ये चीज़ भी ध्यान दी जानी चाहिए। फास्टनर्स है, मुट्ठी में नहीं ले करके आएगा। नट बोल्ट्स है, मुट्ठी में लेके नहीं आएगा। जिस एरिया में काम करेगा वहाँ पर 50 फास्टनर वो बिखेरेगा नहीं। क्योंकि देखिए, इस कोविड-19 के बाद हमारे लिए बहुत सारे बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं। पिछले कई महीने से हम इसकी वजह से रेवेन्यू लूज़ कर रहे हैं। आगे भी बहुत बड़े चैलेंजेस हमारे सामने आने वाले हैं। तो उसके लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। हम लोग अब आगे मटेरियल को वेस्ट करने, रिवर्किंग करने और इस तरह की कॉस्ट को उठाने में सक्षम नहीं होंगे। तो इसके लिए हम सबको कमर कसनी पड़ेगी। ये आप सभी लोग इंश्योर करें। अब मैं चाहूँगा कि आज मैं पहले एपिसोड में यहाँ पर अपनी बात ख़त्म करूँ और इसके बाद सेकेंड एपिसोड में अगली बातें इस पर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।